दोस्तों अगस्त 24, 1608 को गुजरात के सूरत में फर्स्ट ब्रिटिश क्रू प्लांट हुआ और उस समय उनका मोटिव इंडिया में स्पाइसेस, सिल्क, कॉटन, इंडिगो डाई, टी एंड ओपियम का बिजनेस यानी कि व्यापार करना था। जल्दी ही उन्हें ईयर 1613 में मुगल एम्परर जहांगीर ने सूरत में पहली फैक्ट्री सेटअप करने की इजाजत दी और फिर ऐसे ही सिमिलर परमिशन विजयनगरम डायनेस्टी ने मद्रास के लिए भी ब्रिटिशर्स को दे दी। फिर आगे चलकर किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिजनेस करने के नाम पर इस नेशन को कॉलोनाइज करते हुए इस पर ऑलमोस्ट 200 से भी ज्यादा साल तक रूल किया, इस फैक्ट से हम सब भली भांति वाकिफ हैं। कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है और आज का वर्ल्ड सिनेरियो भी कुछ ऐसा ही है और इस बार ये रोल प्ले कर रहा है चाइना, जो अफ्रीका, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान और म्यांमार जैसी कंट्रीज में बिजनेस के जरिए इन देशों की जियोपॉलिटिक्स में इनडायरेक्ट रूप से डोमिनेंट सेट करने की फिराक में है। आज के वीडियो में हम चाइनीज एफडीआई के अफ्रीका में चले आ रहे मैसिव इन्वेस्टमेंट और इसके इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर होने वाले सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल इफेक्ट्स पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये जानकर आप सरप्राइज होंगे कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वर्ल्ड का पहला ऐसा देश है जिसकी बॉर्डर दुनिया में सबसे ज्यादा देशों के साथ लगती है। आंकड़ों में बात करें तो ये नंबर 13 है, जहाँ पे नॉर्थ में चाइना अपना बॉर्डर कजाकिस्तान, मंगोलिया और रशिया के साथ शेयर करता है। वेस्ट में किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है। साउथ में इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस एंड वियतनाम के साथ और ईस्ट में चाइना का पड़ोसी देश है नॉर्थ कोरिया और रशिया के कुछ हिस्से भी ईस्ट में चाइना से कनेक्ट होते हैं। कुछ एक को छोड़ दें तो इनमें से ज्यादातर के साथ चाइना का टेरिटोरियल बॉर्डर इशू एंड डिस्प्यूट कई सालों से चला आ रहा है। एक साइड चाइना जहां नेबरिंग कंट्रीज के साथ हमेशा अग्रेशन में रहता है, वहीं दूसरी तरफ ड्रैगन का फोकस बीजिंग से लगभग 8,793 किलोमीटर दूर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर भी है। और ये कितना ज्यादा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसने अपने अफ्रीकन इन्वेस्टमेंट को, जो ईयर 2003 में सिर्फ $74.8 मिलियन था, ईयर 2018 में $5.4 बिलियन के ह्यूज फिगर तक पहुंच गया है। ईयर 2019 में अफ्रीका में चाइनीज एफडीआई का फ्लो थोड़ा डिक्रीज होकर $2.7 बिलियन हुआ और फिर कोविड-19 पैंडेमिक के बावजूद 2020 में बढ़कर $43 बिलियन तक पहुंच गया। इस ड्यूरेशन में चाइना का एफडीआई स्टॉक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में लास्ट 17 ईयर्स के अंदर ऑलमोस्ट 100 टाइम्स बढ़ गया। 2003 में $490 मिलियन से ईयर 2020 तक $43.4 बिलियन हो गया और इस तरह से चाइना ईयर 2014 के बाद से यूएसए, यूरोपियन यूनियन, यूके और फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए अफ्रीका में सबसे बड़ा इन्वेस्टर बन चुका है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार चाइनीज सरकार की फॉरेन कंट्रीज में एफडीआई करने की पॉलिसी गोइंग आउट के चलते अब तक 10,000 से भी अधिक चाइनीज फर्म्स ने अफ्रीका में डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट किया है। क्या चाइना का अग्रेसिव मूव दुनिया भर में उसके विस्तारवाद की भूख की निशानी है? और क्या ड्रैगन इन स्टेप्स के जरिए इकोनॉमिकली चैलेंज कंट्रीज को टारगेट करते हुए उन्हें कॉलोनाइज करने की साजिश रच रहा है? इंडिया को क्यों चाइना के इन मूव्स पर अपनी पैनी नजर बनाए रखनी चाहिए और साथ ही एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी बनाते हुए इन्हें काउंटर करने की कोशिश करनी चाहिए? आइए फैक्ट्स और फिगर्स के बेसिस पे जानते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑफ चाइना इन अफ्रीका। एक और जहां चाइना को अपनी ग्रोइंग पॉपुलेशन के कंजम्पशन के लिए रिसोर्सेज की नीड है, वहीं दूसरी तरफ अफ्रीकन देशों को अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फंड्स की जरूरत है। इस म्यूचुअल रिक्वायरमेंट को बेहतर और एक स्ट्रेटेजिकल वे में फुलफिल करने के लिए फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन ईयर 2000 में एस्टैब्लिश्ड हुआ और अपने एग्जिस्टेंस में आने के बाद से अब तक दोनों कंट्रीज के बीच 7 समिट्स हो चुके हैं। लास्ट 20 ईयर्स में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लगभग हर देश ने चाइना से लोन बोरो किया है और एफडीआई के रूप में उन्हें इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्ट किया है। इस लिस्ट में कुछ ऐसी कंट्रीज भी इंक्लूडेड हैं जिनका चाइना के साथ कोई डायरेक्ट पॉलिटिकल रिलेशनशिप भी नहीं है, जैसे कि एस्वाटिनी एंड सहरावी अरब रिपब्लिक। स्टैटिस्टिकल बुलेटिन ऑफ चाइनाज आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 तक एंगोला, इथियोपिया, जाम्बिया एंड कैमरून ऐसे देश हैं जिन पर चाइना द्वारा दिए गए लोन का 68% लोन है। वहीं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड साउथ अफ्रीका, इथियोपिया, जाम्बिया, एंगोला, नाइजीरिया, कीनिया, जिम्बाब्वे, अल्जीरिया एंड घाना पर टोटल एफडीआई का 63% भार है और इन्वेस्टमेंट के तौर पर यहां चाइना ने $27.39 बिलियन का निवेश किया है। इसके अलावा रेस्ट ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज में ये इन्वेस्टमेंट $16.01 बिलियन का है। ईयर 2009 तक यूएसए अफ्रीकन कंट्रीज में सबसे बड़ा इन्वेस्टर हुआ करता था, लेकिन चाइना ने फिलहाल ये पोजीशन टेक ओवर कर लिया है। आइए जानते हैं कि चाइना ने किन अफ्रीकन कंट्रीज में कितना और किस लेवल का इन्वेस्टमेंट किया है। कंस्ट्रक्शन। इन्वेस्टमेंट के मेजर सेक्टर्स की बात की जाए तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर सबसे टॉप पर है। इनमें चाइनीज ऑपरेटेड स्पेशल इकोनॉमिकल जोन, टोल रोड एंड ब्रिजेस इंक्लूडेड हैं। चाइना ने टोटल एफडीआई का 35% फंड कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट किया है, जो उनकी प्रायोरिटीज को क्लियरली मेंशन करता है। माइनिंग।
एफडीआई के टोटल 21% एक्सपेंडिचर शेयर के साथ चाइना ने अफ्रीकन कंट्रीज में माइनिंग में इन्वेस्ट किया है। हालांकि इस सेक्टर में यूके 43%, फ्रांस 43% एंड यूएसए 37% टोटल एफडीआई शेयर के साथ चाइना से काफी आगे है, लेकिन चाइना बड़ी चालाकी और होशियारी के साथ इस सेक्टर में अपने इन्वेस्टमेंट को यूटिलाइज कर रहा है, क्योंकि ये सेक्टर उसके बढ़ते हुए इंडस्ट्री डिमांड को पूरा करने में काफी मददगार साबित होगा। क्या वास्तव में चाइना अफ्रीका का फ्रेंडली नेशन है? श्रीलंका क्राइसिस को अगर चाइना का एक ट्रैप या जाल कहा जाए तो इसमें किसी तरह की कोई एग्जैजरेशन नहीं होगी, बल्कि कई पॉलिटिकल जानकारों का ये तक मानना है कि इस संकट के लिए चाइना सबसे बड़ा रीजन है। इस फैक्ट के लिए निम्नलिखित रीजंस दिए जाते हैं। हेम्बेनटोटा प्रोजेक्ट। ग्लोबल स्ट्रैट व्यू के अकॉर्डिंग इस पोर्ट को डेवलप करने के लिए श्रीलंका को चाइना ने मैसिव फंडिंग दी, लेकिन उसके बावजूद इस प्रोजेक्ट और पोर्ट से श्रीलंका को किसी तरह के कमर्शियल गेन नहीं हुआ। नतीजन ये डील उनके लिए घाटे का सौदा साबित हुई और मजबूरन लंकन गवर्नमेंट को एक चाइनीज कॉर्पोरेशन को इसका मैनेजमेंट ईयर 2017 में अगले 99 साल के लिए हैंड ओवर करना पड़ा। रिपोर्ट आगे क्लियरली मेंशन करती है कि चाइना कोलंबो के फायदे के लिए नहीं बल्कि अपने सेल्फ गेन के लिए श्रीलंका में प्रेजेंट रहा। ये एग्जाम्पल अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लिए भी एक सबक लेने वाला लेसन कहा जा सकता है, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर तक ये कॉन्टिनेंट चाइना के $140 बिलियन के लोन का कर्जदार बन चुका है। एक तरफ जहां चाइना की इन्वेस्टमेंट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से नेचुरल रिसोर्सेज को तेजी से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ चाइना का अफ्रीकन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेक्टर में कंट्रीब्यूशन नाम मात्रा का है। मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ये सेक्टर इकोनॉमी बूस्टर और एम्प्लॉयमेंट के एस्पेक्ट से लोकल पॉपुलेशन के लिए जॉब क्रिएटर होते हैं। लेकिन फॉर अ सरप्राइज चाइनीज एफडीआई इन्वेस्टमेंट का सबसे लो फोकस इन्हीं सेक्टर पर रहा। चाइना ने पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट और एफडीआई के तहत जितना भी इन्वेस्ट किया है, सभी प्रोजेक्ट्स में चाइनीज लोगों को डिप्लॉय किया हुआ है और लोकल पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट देने में उसकी कोई इंटरेस्ट नहीं है। चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी सपोर्ट बेस इन जिबूती अफ्रीका में चाइना ने ऑलरेडी एक मिलिट्री बेस बनाया हुआ है। यहाँ से वो गल्फ ऑफ एडन एंड अरेबियन सी पर अपनी नजर बनाए हुए है। इक्वेटोरियल गिनी में भी चाइना एक परमानेंट मिलिट्री फैसिलिटी सेटअप को लेकर काफी तेजी से काम कर रहा है। इंडिया अफ्रीका बायलैटरल रिलेशनशिप। इंडिया में अफ्रीकी देशों के साथ किए जाने वाले ट्रेड और इन्वेस्टमेंट रिलेशंस लगातार बढ़ रहे हैं। $52 अरब का बिजनेस और ट्रेड 29.5% की फास्ट पेस से लास्ट डेकेड में $68 अरब तक पहुंच गया है। साल 2010 से 11 और 2019 से 20 के बीच इस पीरियड में इंडिया से अफ्रीकन एक्सपोर्ट में ऑलमोस्ट $5 बिलियन का इजाफा हुआ है, जो कंट्री में अफ्रीकन बाजार की डिमांड को पूरा करने के सेटअप को एनलार्ज करने की न्यू पॉसिबिलिटीज ओपन कर चुका है। ऑन एवरेज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कंज्यूम होने वाले हर 10 में से एक सामान इंडिया ही अफ्रीका को सप्लाई कर रहा है। 2020 को आधार वर्ष मानते हुए 5 मेजर एक्सपोर्ट्स पर नजर डाली जाए तो इंडिया ने 628.02 मिलियन के व्हीकल्स, 600 मिलियन के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, 595.38 मिलियन के मिनरल फ्यूल्स, ऑयल्स एंड डिस्टिलेशन प्रोडक्ट्स, 268.74 मिलियन के इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स एंड 202.09 मिलियन के मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स अफ्रीकन कंट्रीज को एक्सपोर्ट किए हैं। और इसी तरह से यूनाइटेड नेशंस कॉम ट्रेड डेटाबेस ऑन इंटरनेशनल ट्रेड की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ईयर 2021 में इंडिया ने साउथ अफ्रीका को $5.99 बिलियन का टोटल एक्सपोर्ट किया। इंडियन डिजिटल और टेक स्टार्टअप मजबूती से यहाँ खुद को एस्टैब्लिश करने में कामयाब हुए। रिसेंटली जब नाइजीरियन गवर्नमेंट ने ट्विटर को बैन किया तो इंडियन माइक्रो ब्लॉगिंग नेटवर्क स्टार्टअप कू इस देश में काफी तेजी से फेमस होने लगा, क्योंकि नाइजीरियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियल रूप से इस नेटवर्क को ज्वाइन किया था। आगे चलकर इस ऐप प्लेटफॉर्म ने डिफरेंट अफ्रीकन लैंग्वेज को अपने प्लेटफॉर्म पर ऐड करते हुए रातों रात नंबर ऑफ यूजर्स में तेजी से उछाल हासिल किया, और इस इंसिडेंट ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स को इस ऐप में इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट किया। कोविड पेंडेमिक के दौरान इंडिया ने अपने हिस्टोरिक मिशन वैक्सीन मैत्री फल के तहत 25 अफ्रीकी देशों को 150 मेट्रिक टन मेडिकल सप्लाई का गिफ्ट दिया। इसके अलावा इंडिया ने वैक्सीन की 25 मिलियन डोजेस की सप्लाई अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के 42 कंट्रीज को उपलब्ध कराई। दोनों रीजन्स के बीच स्ट्रॉन्ग फ्रेंडली रिलेशनशिप की दिशा में ये एक बहुत मेजर स्टेप था, जिसे ग्लोबल लेवल पर रिकॉग्नाइज किया गया। फैक्ट्स बताते हैं कि इंडिया के लिए अफ्रीकन रीजन काफी रिलायबल और बड़ा मार्केट है, जो उसकी इकोनॉमी को रफ्तार और बूस्ट करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। व्हाट इंडिया शुड डू टू काउंटर चाइना इन अफ्रीका। Currently, Indian diaspora मेडागास्कर, मॉरिशस, रियूनियन, साउथ अफ्रीका और ईस्ट अफ्रीका को मिलाकर 46 अफ्रीकन कंट्रीज में टोटल आबादी का 12.37% है, जो अफ्रीकन लैंग्वेज, कल्चरल और जियोग्राफिकल रीजन्स को अच्छे से कवर करता है। इंडिया अपने एफर्ट से इनको एकजुट करते हुए इस परवशी समुदाय को अपने साथ ले सकता है, इनके साथ अधिक जुड़ाव बना सकता है।
ये मूव इंडिया को चाइना, यूएसए, यूरोपियन यूनियन और फ्रांस के बीच अफ्रीका में इफेक्टिवली आगे बढ़ाने में सिग्निफिकेंटली मदद करेगा। जुलाई 2018 में पीएम नरेंद्र मोदी देश के पहले पीएम थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम अफ्रीकी देश रवांडा का ऑफिशियल टूर किया था। और रवांडा, जिबूती, इक्वेटोरियल गिनी, रिपब्लिक ऑफ गिनी एंड बुर्किना फासो सहित 18 से ज्यादा अफ्रीकन रीजन्स में इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन एस्टैब्लिश किए गए, जिससे कि इंडिया और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के देशों के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन सेट किया जा सके। इंडिया को ऐसे ही स्टेप्स आगे भी कंटिन्यू करने की और आवश्यकता है। ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, क्लाइमेट चेंज, सिक्योरिटी, टेररिज्म, डिजिटलाइजेशन, एग्रीकल्चर एंड अंडर डेवलपमेंट जैसे संयुक्त मुद्दों पर इंडिया और अफ्रीका साथ मिलकर अपने गोल अचीव कर सकते हैं। हालांकि अब तक चाइना अफ्रीकी रीजन में सबसे बड़ा बिजनेस इन्वेस्टर के तौर पर उभर के सामने आया है, लेकिन इन सबके पीछे चाइना का फोकस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को एक्सपैंड करने का और अपने प्रॉफिट्स के लिए अफ्रीकी कंट्रीज से नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है, जिससे वहां की गवर्नमेंट अब धीरे धीरे समझ रही है और चाइना के लोन और इन्वेस्टमेंट ट्रैप के मायाजाल को भी श्रीलंकन क्राइसिस से जोड़कर देखते हुए भविष्य के लिए सबक ले रही है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया का फोकस प्योरली ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट पर रहा है। भारत अफ्रीका में 7th सबसे बड़ा इन्वेस्टर है और इंडिया द्वारा ऑफर किए गए लोन और इन्वेस्टमेंट ट्रांसपेरेंट और दोनों कंट्रीज के बीच लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दिए जा रहे हैं। नो हिडन एजेंडा, दोनों रीजन्स का अपने चैलेंजेस को पूरे करते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना ही बेसिक मोटिव है। कंक्लूजन दोस्तों, हमने पास्ट में देखा है कि चाइना ने जिस भी कंट्री में हेवीली इन्वेस्ट किया है उस देश की इकोनॉमी और सोशियो पॉलिटिक्स बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हुई है। इनके लेटेस्ट एग्जांपल श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल और म्यांमार हैं, जो उसके सॉफ्ट लोन और चाइनीज पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट के पीछे के हिडन एजेंडा और छुपे हुए टर्म्स और कंडीशन को अपने देश के हित में समझने में पूरी तरह से नाकाम रहे। इन्वेस्टमेंट के पीछे का हिडन एजेंडा कंसर्न कंट्री को लोन और इन्वेस्टमेंट के जाल में ट्रैप करते हुए उन्हें अपना आर्थिक गुलाम बनाना है। यह एक तरह से ग्लोबल लेवल पर चाइना का अलग अलग देशों को कॉलोनाइज करने जैसा है, ताकि वक्त आने पर इनका स्ट्रेटेजिकल यूज ड्रैगन खुद को सेफगार्ड और उसके काउंटर पार्ट कंट्रीज को कॉर्डोन ऑफ करने के लिए कर सके। हमने जाना कि चाइना की अफ्रीका में इन मैसिव इन्वेस्टमेंट्स का इंडिया के लिए डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिकल एस्पेक्ट क्या है और किस तरह से चाइना अफ्रीकन कंट्रीज के साथ ह्यूज इकोनॉमिकल डील्स करते हुए इन पर अपना फाइनेंशियल डोमिनेंस सेट करना चाहता है। कुछ फैक्ट्स हैं जो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि इंडिया किस तरह से चाइना के हर एक मूव पर नजर बनाए हुए है और इंडियन इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाने वाले चाइनीज इरादों को किस तरह से पहले ही डिटेक्ट करने में कई बार सफल रहा है। इंडिया कीनिया जॉइंट मिशन। कीनिया को अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का गेटवे कहा जाता है और कीनिया में पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की टोटल पॉपुलेशन 80,000 है, जिसमें 20,000 इंडियन सिटीजन है। दोनों ही देश इंडिया और कीनिया सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर है और कॉमनवेल्थ मेंबर भी हैं। इंडिया ने कीनिया के साथ डेवलपमेंट पार्टनरशिप, हेल्थ केयर डिलीवरी, इंडियन ओशन रीजन में मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर जॉइंट MOU साइन करते हुए अपने बायलेटरल रिलेशनशिप काफी बेहतर किए हैं। लास्ट ईयर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल द पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने इंडिया के प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक HDFC में 1.1% स्टेक बाय किया और इस डील को लेकर इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी खासी नाराजगी जाहिर की। वो इसलिए कि इस तरह के मूव को लेकर कंसर्न एजेंसीज ने किसी तरह का अलार्म गवर्नमेंट को क्यों नहीं दिया और इसके आफ्टर इफेक्ट्स के तौर पर इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने FDI पॉलिसीज और रेगुलेशन में मेजर चेंजेस एंड अमेंडमेंट्स किए, जिनका प्राइमरी मोटिव चाइना के सभी इन्वेस्टमेंट को गवर्नमेंट स्क्रूटिनी या क्लियरेंस कंपल्सरी बना दिया गया। देश हित में लिया गया यह फैसला इंडिया के अवेयरनेस लेवल का क्लियर साइन है और इंडिया को चाइना के इस तरह के हर एक मूव से अवेयर होकर काउंटर करने के लिए तैयार भी होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस और ट्रेड को बेस बनाकर कई कंट्रीज अपनी इंडिपेंडेंस सैकड़ों सालों तक गंवा चुकी हैं। इंडिया और अफ्रीका दोनों ही रीजन्स ने कॉलोनाइज रूल और डिक्टेटरशिप को सालों तक झेला है और इनकी सैडन मेमोरीज आज भी इतिहास की उन गलतियों को फिर से ना दोहराने की सीख देती हैं। अब पास्ट के इन लेसन्स को समझकर कंट्री इंटरेस्ट में फैसला लेना एक प्रगतिशील और सजग गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक तरीके से सिलेक्ट हुई और डेमोक्रेसी को अलाइव और सस्टेनेबल रखना उसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है।